प्यारे बच्चों नमस्ते। आज आप पढ़ेंगे अपने सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र किताब के पाठ 3 को, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। अर्थशास्त्र की किताब है, इसमें 2 पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला पाठ पालमपुर गांव की कहानी और दूसरा पाठ है संसाधन के रूप में लोग। और आपका तीसरा पाठ चल रहा है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता यानी गरीबी, निर्धनता यानी गरीबी। यानी ये जो पाठ आप लोग पढ़ेंगे ये किसके संबंध में है? ये गरीबी के संबंध में है। ये गरीबी कहाँ की गरीबी? भारत की, पूरे विश्व की गरीबी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब लोग इसको देखते हैं। इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस पाठ में हम कितना पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, ये आप लोगों को देखना है। इस अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे निर्धनता के, इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक चुनौती, कठिन चुनौती है। आप लोगों को मालूम है, उदाहरणों द्वारा अपनी बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। यानी एक निर्धनता रेखा बनाई गई है। निर्धनता रेखा कहने का मतलब जो एक उसमें लिमिट रखी गई है कि कहाँ से कितनी आय के बाद किसी व्यक्ति को आय, या फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें, शिक्षा या बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसमें स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक निर्धनता रेखा बनाई गई है, जिसमें उसके माध्यम से समझाया गया है। तो निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है इस पूरे पाठ में। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया। इसमें आप पूरे के पूरे निर्धनता के बारे में समझेंगे। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं, यानी गरीब हैं। वे गाँव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, यानी निर्माण स्थल यानी जहाँ पर काम चल रहे होते हैं, है ना। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी, यानी ढाबों में, होटलों में जो काम करते हैं बच्चे। या वे चिथड़ों में, चिथड़े यानी कि फटे हुए कपड़ों में बच्चे उठाए हुए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ये बड़ी बात है, इसको आप लोग ध्यान से सुने। देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में, कितने की बात चल रही है? वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन, या अगर हम अपनी यहाँ हिंदुस्तानी भाषा में कहें तो 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। यानी कि भारत में 27 करोड़ लोग गरीब हैं। इसका यह भी अर्थ है कि भारत में सबसे अधिक, इसका अर्थ यह है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा अधिक निर्धन है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। अब गरीबी यानी निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं, इनको देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या कहते हैं। एक होती है शहरी निर्धनता। शहरी निर्धनता कैसी? 33 वर्षीय रामशरण एक व्यक्ति का नाम है। झारखंड, आपको मालूम है, राज्य है भारत में, के रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोज़गार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसको महीने में तनख्वाह कितनी मिलती है जब उसे रोज़गार मिलता है? कभी कभी, जब कभी रोज़गार मिलता है। वैसे तो उसको रोज़गार रोज़ भी नहीं मिल पाता, लेकिन जब मिलता है तो 1500 रुपये कमा लेता है। और यह 6 सदस्यों के परिवार के चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके परिवार में 6 लोग हैं। कौन कौन है? जिसमें उसकी पत्नी और 6 से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं, यानी 4 बच्चे हो गए और 2 वो हो गए। उसे रामगढ़ के समीप, रामगढ़ एक जो जगह है, रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। अब उसके माता पिता बूढ़े हैं, उनके लिए भी उसको पैसा भेजना पड़ता है। अब उसे कितना मिल रहा है, कितने उसके बच्चे हैं, फिर उसको अपने घर भी भेजने हैं माता पिता के पास। तो देखिए, उसके बाद उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है।
यानी उसके पिता के 2 बच्चे थे, एक तो खुद रामशरण और दूसरे हजारीबाग में और उसका एक भाई रहता था। उसके ऊपर निर्भर थे उसके पिता गांव में, जिनके पास खेती नहीं थी, खाली गांव में रहते थे माता और पिता। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी का काम करती है। अब रामशरण कहाँ रहता है आपको पता चल गया। भीड़ भरी बस्ती जहाँ बहुत सारी भीड़ है, किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है जिसमें 6 लोग वो लोग रहते हैं। ईंट और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक झोपड़ी है, झोपड़ी है वो भी, मकान क्या है ना। उसकी पत्नी संता भी कहीं पर एक नौकरानी का काम करती है किसी घरों में, तथा 800 रुपये महीना वो भी कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, यानी दिन में 2 बार के लिए वो लोग दाल और चावल का छोटा भोजन, अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। अब जो रामशरण का जो बड़ा बेटा है, जो 12 वर्ष तक का बेटा है, वो एक चाय की दुकान में काम करता है और महीने में 300 रुपये कमा लेता है। और उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। तो उसकी 10 साल की बेटी भी है, वो जो दूसरे घरों में जाती है और छोटे बच्चों की देखभाल करती है ना। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है, यानी जूते तो है ही नहीं उनके पास। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की भी कोई सुविधा नहीं मिलती। ये तो एक शहर में रहने वाले व्यक्ति की निर्धनता थी, जो गरीबी थी, जो शहर में रहता है और फिर गांव में अपने माँ बाप को पैसे भेजता है और खुद भी अपना परिवार पालता है और बच्चों से भी क्या क्या काम करवाता है। देख लो, बच्चे स्कूल ले जाते हैं उसके। अगला है ग्रामीण निर्धनता। अब गाँव में क्या होता है। ग्रामीण लखा सिंह एक व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, उसके पास भी ज़मीन नहीं है, जो गांव में रहता है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, यानी कभी कभी काम मिलता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं। पूरे दिन भर काम करता है तो 50 रुपये मिलते हैं उसे। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। उसका 8 सदस्यों का परिवार है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों को जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज़ थे, यानी तपेदिक टीबी होती थी, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रसित है, यानी उसकी माँ को भी वही बीमारी है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसने 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक दुर्लभ वस्तु है, विलासिता की वस्तु है। तो निर्धनता के बारे में हम देखते हैं, तो निर्धनता से संबंधित इन पर चर्चा करते हैं। भूमिहीनता किसे कहते हैं, यानी जिसके पास ज़मीन नहीं होती है। बेरोजगारी उसे कहते हैं जहाँ पर काम नहीं मिलता है। परिवार का आकार, कितने लोग हैं परिवार में, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 2 लोग, 5 लोग, कितने हैं। निरक्षरता, यानी जहाँ विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेजा जाता, अनपढ़ रह जाते हैं बच्चे, निरक्षरता कहलाता है। खराब स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहता है, खुद का भी स्वास्थ्य खराब रहता है। कुपोषण, यानी खाने पीने की कमी से कारण जो है शरीर नुकसान होता है, नहीं मिल पाता है स्वास्थ्यवर्धक खाना। बाल श्रम, बच्चों से भी काम कराया जाता है। असहायता, जहाँ पर सहायता भी उनको नहीं मिल पाती। ठीक, अब 2 उदाहरण हमने देखे ऊपर, किस किस के देखे, एक रामशरण के जो शहर में रहता था और दूसरे किसके देखे, लखा सिंह के जो कहाँ रहता था, गांव में रहता था। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में रहता था और रामशरण कहाँ रहते थे, झारखंड में। वो शहर में रहते थे और वो गांव में। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के
अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। निर्धनता का अर्थ क्या है? स्वच्छ जल का न मिल पाना और सफाई व्यवस्थाओं का अभाव, ये भी एक गरीबी ही कहलाएगी। बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, ये भी गरीबी ही कहलाएगी। बीमार है आदमी, इलाज नहीं करवा पा रहा, तो ये भी गरीबी ही कहलाएगी। भूखमरी है, घर नहीं है उसके पास आश्रय नहीं रहने के लिए, ये भी सब क्या है? गरीबी के ही उदाहरण हैं। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति के पास रोज का रोजगार नहीं है, नियमित रोजगार नहीं है, तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का भी अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। यानी आपको पता है इसका अर्थ क्या हो गया कि कोई सहायता उस व्यक्ति को नहीं मिल पा रही है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। निर्धनों के साथ, गरीबों के साथ ज़्यादातर हर जगह दुर्व्यवहार होता है। खेतों में, कारखानों में, सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों में, सब जगह। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता, अतः हर आदमी चाहता है कि वो निर्धन ना हो। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। अब इन सब निर्धनता से बाहर कैसे निकाला जाए, ये भारत सरकार की, जब भारत आज़ाद हुआ तब से ही एक चुनौती रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। महात्मा गांधी भी हमेशा कहा करते थे क्या? कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा, भारत तभी आज़ाद होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति, जो सबसे गरीब व्यक्ति, जो ऊपर आप लोगों को बताया क्या क्या है उसके साथ कंडीशन, उसके साथ भी मानवीय व्यथा, वो मानवीय व्यथा यानी जो उसके साथ कष्ट हो रहे हैं उनसे वो मुक्त होगा। अब सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टि में निर्धनता क्या है? कुछ सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं जो बताते हैं कि निर्धनता क्या होती है। अब उनके अनुसार निर्धनता यानी गरीबी क्या है देखते हैं। क्योंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, आपको पता है निर्धनता यानी गरीबी अनेक तरीके की है। सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। यानी कि वो लोग इस तरीके से नापते हैं गरीबी की। गरीबी कैसे नापेंगे वो लोग? कि उसकी आय कितनी है, कितना पैसा वो कमा रहा है और कितना वो खर्च कर रहा है। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। यानी पहले जो था ज़्यादातर गरीबों को देखा जाता था कि इनके पास पैसा नहीं है तो ये गरीब है, कुछ चीज़ खरीद नहीं पा रहा है तो ये गरीब है। लेकिन अब यही सब चीज़ें नहीं देखी जा रही। अब देखा जा रहा है कि उसके पास स्वास्थ्य भी उसका अच्छा नहीं है तो तब भी गरीब है, उसके पास स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है तब भी वो गरीब है, रोज़गार नहीं मिल रहा है तो गरीब है, सुरक्षित पेयजल यानी अच्छा स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है तब भी वो गरीबी माना जाएगा, है ना। तो सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इस अवधारणा के अनुसार यानी सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता के अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे उनसे अच्छे से करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात, असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है। कुछ विशेष समुदाय जैसे किसी पिछली जाति के सदस्य या व्यक्तियों
जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। यानी जो दूसरा जो असुरक्षा है, इसके ये निर्धन होने की अधिक संभावना है। कोई विधवा हो गई या फिर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, उनको कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही, तो उनको ज़्यादातर गरीब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, यानी उसके पास संपत्ति कितनी है, शिक्षा पढ़ा लिखा कितना है, स्वास्थ्य कैसा है, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं से भी, गरीबी का विश्लेषण कई बार प्राकृतिक आपदाओं से भी किया जाता है। जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उसकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी गाँवों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों में उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निर्धनता रेखा। आप लोगों ने कुछ दिनों पहले या आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, एक राशन कार्ड होते हैं बीपीएल और एपीएल, है ना, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि निर्धनता रेखा से नीचे और निर्धनता रेखा से ऊपर। अब ये निर्धनता रेखा क्या है, ये आपको बताया जाएगा। निर्धनता रेखा क्या है?